आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फाइंड मिनिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मैन सो दैट ही कैन जस्ट लिफ्ट द ब्लॉक। स्टूडेंट, अगर इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में ये जो पर्सन है वो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, बिल्कुल है ना, रेस्ट पे लटका हुआ है। और एक 80 kg का ब्लॉक है जो कि वहां पर किसी ग्राउंड पर प्लेस्ड है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैन ऊपर की तरफ इस रस्सी पर कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से क्लाइंब करे या ऊपर चढ़े जिसकी वजह से वो ब्लॉक को ठीक उठा पाए। तो बच्चों, सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इमेजिन करें तो सोच के देखेगा कि यहां पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस ब्लॉक का जो mg होगा वो कितना होगा, 800 न्यूटन। तो सोच के देखें कि इस ब्लॉक को अगर ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है तो हमें जो ऊपर की तरफ फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसमें मान लेते हैं T, उसकी वैल्यू 800 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 800 के बराबर कर दोगे तो अबाउट टू लिफ्ट, मतलब बस अब उठने ही वाला है। और वही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। और अगर टेंशन की वैल्यू 800 से ज्यादा कर देंगे तो वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। तो फिलहाल हमसे पूछा गया है कि उसको जस्ट लिफ्ट वाली सिचुएशन में लानी है, मतलब टेंशन की वैल्यू किसके बराबर कर देनी है, 800। सेकेंड थिंग बच्चों, थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएं कि पर्सन अगर लटका रहे तो देखिए यहां से यहां तक की पूरी रस्सी एक जैसी है। तो स्ट्रिंग अगर सेम है, वो आइडियल है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी। इमेजिन कीजिए कि अगर ये पर्सन लटका रहे तो इस पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा mg वो कितना होगा, 500 न्यूटन। तो आंसर दीजिए, पर्सन अगर रेस्ट पे लटका है तो टेंशन की वैल्यू उसके mg के बराबर होगी, यानी कि t की वैल्यू कितनी होगी, 500। अगर ये t की वैल्यू 500 है तो ये t की वैल्यू भी कितनी होगी, 500। और 500 की वजह से 800 को कभी भी लिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर लिफ्ट करना है तो इस टेंशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर से याद कीजिए, mg प्लस ए, mg माइनस ए, तो ज्यादा वैल्यू कौन सी है, mg प्लस ए। तो डेफिनेटली mg प्लस ए लाने के लिए जो पर्सन है उसको ऊपर एक्सेलरेशन से क्लाइंब करना पड़ेगा ताकि टेंशन की वैल्यू बढ़ जाए। तो देखिए, अगर पर्सन ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से चढ़ रहा है तो हमें यहां पर इस पर्सन की इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, t की वैल्यू जो होगी वही F नेट बराबर ma से। तो अगर हम लोग t की वैल्यू लिखें तो mg प्लस a डायरेक्टली लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन देखिए, ऊपर क्लाइंब कर रहा है तो t माइनस mg इज इक्वल टू ma, और उसको हमने यहां पे लिख दिया t इक्वल टू mg प्लस a। और बच्चों, ये t इक्वल टू mg प्लस ए जो पर्सन ने प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू 800 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टू लिफ्ट द ब्लॉक, टू लिफ्ट द ब्लॉक। ये जो टेंशन हमने निकाली है उसकी वैल्यू 800 न्यूटन से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा और बराबर होगी तो अबाउट टू लिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हमसे यहां पर टेंशन की वैल्यू ऊपर से रखवाएं तो ये हो गया mg प्लस a और ये हो गया कितना, 800। बच्चों, m यानी कि मास ऑफ द मैन कितना है, 50। g हम लोग ले लेते हैं कितना, 10। और सॉल्व जब इसको करेंगे तो ऑब्जर्व कीजिए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, और यहां पर अगर हम लोग इस 5 को आगे शिफ्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस a, और ये कितना होगा, 16। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 10, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्जर्व कीजिए बच्चे, अगर यहां पर इस पर्टिकुलर ब्लॉक को उठाना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। पर बात हमसे चल रही है मिनिमम की, तो इसको अगर मिनिमम की फॉर्म में आंसर देना है तो कम से कम उसको 6 से तो ऊपर क्लाइंब करना ही पड़ेगा, तब जाके टेंशन 800 प्रोड्यूस होगी। और इससे ज्यादा से करेगा तो 800 से ज्यादा होगी। तो बच्चों, ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चन का और सोच के देखिए कि अगर इसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जैसा कोई क्वेश्चन बना देते तो हम mg प्लस ए की जगह mg माइनस ए ले लेते। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम t एज शोन। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक लिफ्ट दी गई है जिसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आपको शो की गई है और इसकी वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ आपको इस ग्राफ में शो किया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड कैपिटल T, दैट मींस टेंशन इन द केबल बिटवीन t इक्वल टू 0 to 6 सेकेंड। मतलब 0 से 6 सेकेंड अगर हम लोग मार्क कर दें तो 0 से 6 सेकेंड तक के लिए आपको टेंशन कैलकुलेट करना है। और जैसे कि सर ने बोला कि लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो अपने को इतना सा चेक करना है कि अपवर्ड जाते वक्त उसका एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है। तो अपन चेक कर लेते हैं 0 से 6 सेकंड में क्या वीटी ग्राफ का स्लोप का जो एंगल बना वो क्या एक्यूट है
इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड जाते वक्त इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू शॉर्ट ट्रिक से mg+a आएगी। तो क्या यहां से मैं निकाल सकता हूं एक्सेलरेशन ए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, और ये ग्राफ वीटी ग्राफ है, तो इस 0 से 6 वाली लाइन का, ये वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा के बराबर, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज दिस वन विच इज इक्वल टू 30 अपॉन 6। तो आंसर आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा एक्सेलरेशन है, लिफ्ट ऊपर भी मूव कर रही है, इसका मतलब जो टेंशन होगी वो होगी mg+a। मैं डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहा हूं। m की वैल्यू कितनी 50, दिस इज इक्वल टू 50, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 5। तो क्या यहां से 15 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 750 न्यूटन। तो ये आपकी टेंशन आ गई इस रोप के ऊपर जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों जो ये क्वेश्चन पूछा है तो सॉल्व हो गया। अब मैं दो छोटी छोटी बात और समझा रहा हूं। सपोज मुझसे पूछा था कि अगर इस कंडीशन में पूछा है कि 6 to 10 तक टेंशन क्या होती, तो आप फटाफट आप लोग ही आंसर दे सकते हो। क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, सर ने क्या शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, t बराबर mg। इसका मतलब यहां पर t की वैल्यू mg के बराबर होगी, m कितना 50, g कितना 10, दैट इज इक्वल टू 500 न्यूटन। अगर मैं इस केस की बात करूं 10 से 15, तो क्या स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है पर रिटार्डेशन से जा रही है। इसका मतलब यहां का जो एक्सेलरेशन आएगा वापस वो tan थीटा से निकाल लो, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वापस ध्यान देना एक्सेलरेशन -6 आ गया, तो शॉर्ट ट्रिक यूज करते वक्त या तो आप t इक्वल टू mg-a जब लिख रहे हो तो ये a का मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए। तो अगर a का मैग्नीट्यूड होना चाहिए तो कितना है 6, तो आंसर होगा t इक्वल्स टू 50 10 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू टेंशन इक्वल्स टू 200 न्यूटन। तो अपन ने फटाफट तीनों बात समझ ली है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेटिंग हो रही है, तो t इक्वल्स टू mg+a, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0, t इक्वल्स टू mg, रिटार्डेशन उस केस में t इक्वल्स टू mg-a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैन इज एबल टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट, ये जो मैन है ये पूरे सिस्टम को रेस्ट पे रख रहा है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ये जो पूरी स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितनी होगी। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन मैन एंड लिफ्ट, तो मैन एंड लिफ्ट जो कॉन्टैक्ट में है उसकी कॉन्टैक्ट फोर्स आपको फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको इमेजिन करना जरूरी है। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, रेस्ट। बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन अपना। फर्स्ट लॉ ने सिखाया है रेस्ट अगर है तो नेट फोर्स कितना है, 0। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बॉडीज पे सही तरह से फोर्सेस मार्क करने हैं और फोर्सेस को आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस कर देना है। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें एक और चीज कंसीडर करनी है कि पर्सन ने खुद के साथ इस लिफ्ट को रेस्ट पे रखने के लिए स्ट्रिंग पर फोर्स कैसे लगाया होगा। इमेजिन कीजिए पर्सन ने इस तरह से रस्सी पकड़ रखी है और वो चाहता है कि ये लिफ्ट और वो खुद वहीं पर रेस्ट पे रहे, तो उसने स्ट्रिंग को पकड़ के फोर्स कहां लगाया होगा, नीचे की तरफ। तो पर्सन ने ऐसे फोर्स लगा रखा है नीचे की तरफ और उस वजह से पूरा सिस्टम किस पे है, रेस्ट पे। तो बच्चों पहले तो हम लोग इसको पूरी डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स, क्योंकि मेथड की प्रैक्टिस साथ में करनी ही है। बिल्कुल। तो बच्चों अगर हम लोग सबसे पहले मैन और लिफ्ट इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, मान लेते हैं कि मैन और लिफ्ट अपना एक सिस्टम है, पर फिलहाल हम लोग इसको एक फ्री बॉडी डायग्राम से अलग अलग बना रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि यहां पर हमने मार्क कर दिया है मैन और यहां पर हम लोगों ने मार्क कर दिया है लिफ्ट। लेट अस कंसीडर जो लिफ्ट है उसका मास है कैपिटल M, जिसको हम लोगों ने 30 kg लिया हुआ है, और पर्सन जो है उसका मास है स्मॉल m, जिसको हम लोगों ने 60 kg लिया हुआ है। अब बच्चों अगर हम लोग अब फोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को मार्क करते हैं। तो देखिए लिफ्ट पर अर्थ ने जो फोर्स लगाया होगा वो होगा कैपिटल mg, और पर्सन पे जो फोर्स लगाया होगा अर्थ ने वो होगा स्मॉल mg। ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों यहां पर आप चेक कीजिए कि जो पर्सन है और लिफ्ट है आपस में कांटेक्ट में है, और बिकॉज ऑफ कांटेक्ट फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन रिएक्शन। तो
तो नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर के साथ हमको मार्क करना है। तो देखिए लिफ्ट की सरफेस ने अगर मैन पे नॉर्मल ऊपर लगाया है तो मैन ने लिफ्ट पे कहां लगाएगा, नीचे। तो देखो लिफ्ट ने मैन पे नॉर्मल लगाया अपवर्ड, तो मैन भी लिफ्ट पे नॉर्मल लगाएगा डाउनवर्ड। अब है स्ट्रिंग की वजह से टेंशन फोर्स। ऑब्जर्व कीजिए टेंशन फोर्स हमेशा कैसे लगता है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो है उससे दूर। तो ऑब्जर्व कीजिए कि इस लिफ्ट पे यहां पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो टेंशन फोर्स लिफ्ट पे कहां लग रहा होगा, ऊपर। तो ये टेंशन फोर्स लग गया ऊपर की तरफ। अब मैंने अभी आपसे पूछा था कि इस मैन ने स्ट्रिंग को कैसे होल्ड कर रखा होगा। तो देखिए पर्सन ने स्ट्रिंग पे फोर्स कहां लगा रखा है, नीचे। तो स्ट्रिंग ने मैन पे फोर्स कहां लगाया होगा, ऊपर, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये लग गया टेंशन फोर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रेस्ट। ऑब्जर्व कीजिए जितने पॉसिबल फोर्सेस थे वो सब मार्क कर दिए। अब बारी है इन सबको एक दूसरे के साथ बैलेंस करने की। तो सबसे पहले अगर हम लोग मेन के लिए बैलेंसिंग करें तो देखिए ये हो गया एन प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल एम जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा यहां पर देखिए टेंशन फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो ये हो गया एन प्लस कैपिटल एम जी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऑब्जर्व कीजिए अगर हम लोगों को टी और एन निकालना है, क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस टी की वैल्यू यहां प्लेस कर देते हैं। तो टी की वैल्यू जैसे ही यहां प्लेस करेंगे, दैट मींस वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1, तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, देखिए क्या मिलेगा अपने को, एन प्लस टी की वैल्यू अगर यहां पे रख दे तो ये हो जाएगा एन प्लस कैपिटल एम जी और इज इक्वल टू स्मॉल एम जी। तो देखिए यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी अपॉन 2। ऑब्जर्व कीजिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट की। अब बारी है मास की वैल्यू प्लेस करने की। स्मॉल एम दैट मींस मास ऑफ मैन, और जी के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 600 माइनस कैपिटल एम क्या है, लिफ्ट का मास 300, और जी के मल्टीप्लाई के बाद तो 600 माइनस 300 इक्वल टू 300 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन। ये हमें मिल गया नॉर्मल रिएक्शन। बिल्कुल। और बच्चों अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में प्लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टी। देखिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमने प्लेस कर दी 150 प्लस क्या लिखा है, कैपिटल एम जी, और कैपिटल एम कौन है, लिफ्ट का मास। तो ये हो गया कितना, 300, जी का मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये हो गया हमारे पास 450 न्यूटन। ये तो हो गए बच्चों पूरे मेथड और फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन के आंसर। बट अब जरूरी है कि इस क्वेश्चन को अगर हमें जल्दी से सॉल्व करना है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कैसे किया जाए। बच्चों अगर हम लोग इस लिफ्ट को और मैन को अपना सिस्टम मान लें, अगर लिफ्ट को और मैन को अपना सिस्टम मान लें, तो सिस्टम पे अब हमें यह चेक करना है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है। तो बच्चों अर्थ जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो अर्थ इस पे जो फोर्स लगाएगी वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो इस पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना हो चुका है, 60 प्लस 30 यानी कि 90, और अर्थ का जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 90 के हिसाब से कितना हो गया, 900 न्यूटन डाउनवर्ड्स। दूसरा बच्चों अब मैं जब सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं तो सिस्टम के लिए अब मैं नॉर्मल रिएक्शन मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर देखिए मैन और लिफ्ट आपस में एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो सिस्टम के अंदर के फोर्सेस हैं, यानी कि इंटरनल। और हम थर्ड लॉ से बात करते आ रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन का सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो नेट सम कितना होता है, 0। तो अब मुझे वो कंसीडर नहीं करना। और ऑब्जर्व कीजिए कि अगर टेंशन फोर्स देखा जाए तो स्ट्रिंग इस पे टोटल टेंशन कितना लगा रही है सिस्टम पे, देखिए टी इस मैन पे और टी इस लिफ्ट पे, तो टोटल कितना हो गया, 2t। सो विद द हेल्प ऑफ 2t अब हम लोग इनको बैलेंस कर दें एक्सटर्नल फोर्स को, तो 2t इज इक्वल टू 900, और t की वैल्यू यहां से चेक कीजिए कितनी आ रही है, 450 न्यूटन, जो हमारा आंसर भी है। पर बच्चों यहां पर एक और डाउट जो सर यहां पर बच्चों के दिमाग में आता है वो ये होता है कि सर नॉर्मल रिएक्शन को शॉर्ट ट्रिक से क्यों नहीं निकाल सकते। बच्चों एग्जैक्टली होता क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स के लिए हमें सिस्टम को छोड़ के इंडिविजुअल बॉडी पर ही आना पड़ेगा, और इंडिविजुअल बॉडी में से किसी भी एक का फ्री बॉडी बना के टेंशन आपने ऐसे अगर निकाल ली है तो डायरेक्टली आप फ्री बॉडी बना के किसी भी इक्वेशन में प्लेस करके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो जब सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, और जब आप पर्टिकुलर बॉडी कंसीडर कर रहे हैं तो एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फोर्सेस भी मार्क करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये चीज हमने सीखी और इसको आपको प्रैक्टिस के दौरान ध्यान रखना है। शानदार सर, मजे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं दो मंकी हैं,
एक मंकी तो ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जिसका मास 50 केजी है। दूसरा मंकी नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जिसका मास 60 केजी है। तो आपको बताना है यहाँ पर T1 और T2 की वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो T1 और T2 की वैल्यू के लिए अपन सबसे पहले सॉल्व करते हैं T2 की। अच्छा, T2 कहां से कहां तक होगा, पहले उसको समझा देता हूं। क्या ये जो मंकी है, इस मंकी ने इस पॉइंट से पकड़ रखा है, और ये जो मंकी है इसके इस पॉइंट से लेके यहां तक ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट तक क्या होगा T2। और इस मंकी ने जहां से पकड़ रखा है, जहां से इसका वेट आना चालू हुआ, उसके ऊपर वाला पार्ट क्या होगा T1। तो अपन सबसे पहले T2 की बात कर रहे हैं। अगर T2 की बात करें तो सर ने जैसा आपको समझाया था, क्या समझाया था, टोटल मास और जिस डायरेक्शन जैसा एक्सेलरेशन हो वैसा आप F नेट लगा के MA कर दो। तो क्या यहां पर जो वैल्यू है कितनी है 60 केजी इस मंकी की, एक्सेलरेशन कहां है डाउनवर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ 60 केजी डोमिनेटिंग होगा, और जो टेंशन है T2 वो कैसी होगी, लेस देन 60 केजी के फोर्स के बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूं 60 केजी का फोर्स मतलब 60G माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 60 इंटू 2। तो दिस इज इक्वल्स टू 600 माइनस T2 इक्वल्स टू 120। तो क्या T2 की वैल्यू हो गई 480 न्यूटन। ये आपका आ गया आपका T2। अब बात करते हैं अपन T1 की। क्या T1 इसने जहां से हाथ पकड़ा हुआ है इसके ऊपर वाला पार्ट है। अगर इसके ऊपर वाला पार्ट है तो ये मंकी कहां जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, और ये जो T2 का इफेक्ट है ये भी इसके कारण आएगा। तो अगर मैं इस मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में सोचूंगा तो क्या होगा, देखो इस मंकी को एक ब्लॉक की तरह बना देता हूं। तो क्या इसके इस हाथ पर नीचे क्या लग रहा होगा T2, ये T2, उसका खुद का mg 50 इंटू जी डायरेक्टली 500 लिख देता हूं, और ऊपर क्या लग रहा होगा T1। और ये पूरा जो मंकी है ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल सर। तो क्या यहां पर डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा होगा T1, और ये दोनों फोर्सेस इससे तो कम होंगे तभी तो ऊपर जा रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, इसकी इक्वेशन बच्चों यहां लिख देता हूं T1 माइनस T2 प्लस 500। तो क्या ब्रैकेट में T2 प्लस 500 इक्वल्स टू इसका मास 50 इंटू 3। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। क्या T2 अपना पहले ही आ चुका है 480 प्लस 500 980। तो माइनस 980 इक्वल्स टू 50 इंटू 3 150। क्या ये 150 यहां पर जब मैं ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा T1 इक्वल्स टू 1130 न्यूटन। तो आंसर इज 1130 न्यूटन, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर्स। स्टूडेंट्स, अब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, जिसमें सबसे पहली चीज हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बच्चों देखिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जब हम लोग समझते हैं तो हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद आता है। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में हमको बताया था कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। पॉसिबल है कि बॉडी पर साइमल्टेनियसली बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों, पर उन सभी फोर्सेस का जो नेट होगा यानी कि रिजल्टेंट जिसको हम लोग बोलेंगे वो कितना होगा, जीरो। और उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। बच्चों यहां पर हम लोग आगे ही मैकेनिक्स में जब रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो वहां हमें रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी सीखने को मिलता है। वो उसी चैप्टर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस वहां पर इतना सा पढ़ाया जाता है, जो डिफरेंस होता है कि वहां पे नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम क्या होता है, जीरो, और यहां पे नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां लिखा हुआ है अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, जैसा कि फर्स्ट लॉ के थ्रू हम लोगों ने डिस्कशन किया। सर, जैसा कि आपने कहा कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्या डज इट मीन कि उसके ऊपर वेलोसिटी जीरो होगी, या फिर वो कि उसके पास कोई मोमेंटम नहीं होगा? बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और बच्चे जो है वो इस तरह का डाउट भी रखते हैं सामने। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता है। और जैसा कि डेफिनेशन अभी अभी हम लोगों ने रीड की, अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप नोटिस कीजिए, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो। रेस्ट अगर है तब भी नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब पॉसिबल है कि इक्विलिब्रियम में दो सिचुएशन हो सकती है। पहली
कि वहां पर उस पर रेस्ट भी हो सकता है, और दूसरा कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग हो सकती है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूविंग है तो उसके पास मोमेंटम भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। बट जो असेंशियल चीज है वो ये कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तब होता है जब नेट फोर्स हो, और हम बात कर रहे हैं कि नेट फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, बट मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। बिल्कुल। तो वही चीज बच्चों हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे, जैसा सर ने आपके लिए क्वेश्चन पूछा, व्हेन इट इज एट रेस्ट इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एंड सेकंड है व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जैसा कि सर ने आपको समझाया कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, हो सकता है बॉडी रेस्ट पर हो सकता है बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पर हो, वही उसकी कंडीशन कहलाती है। तो अपन पढ़ लेते हैं उस चीज को। तो फॉर अ बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नो नेट फोर्स मस्ट एक्ट ऑन इट, दैट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो। बेटा ये वेक्टर सम का मतलब बार बार से एक ही वर्ड यूज करा, रिजल्टेंट फोर्स, तो इसका मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लामीज थ्योरम। बेटा ये पढ़ने की इसलिए आवश्यकता है, इससे क्वेश्चंस अपने आसान हो जाते हैं। तो हालांकि काम तो मैथमेटिक्स में आता है, पर अपन क्वेश्चन इजी करने के लिए इसको यहां पर यूज कर लेते हैं। तो समझते हैं लामीज थ्योरम क्या है। लामीज थ्योरम या फिर इसको अपन साइन रूल भी बोल सकते हैं। तो इनका मतलब क्या है वो अपन समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन, ये तभी लगेगा जब इक्विलिब्रियम होगा। दूसरी कंडीशन, इक्विलिब्रियम भी थ्री फोर्सेस के कारण होगा। कितनी फोर्सेस के कारण? थ्री फोर्सेस के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मान लेते हैं ये डायग्राम को, यहां पर मैंने तीन फोर्सेस है, F1, F2, F3, एंड आई सेड कि ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कैसा है? जीरो। तो लामीज थ्योरम ये कहती है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल, और एंगल वो होना चाहिए जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अदर टू फोर्सेस के बीच में बना हो। इसका मतलब ये हुआ ये F1 फोर्स, क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में अदर टू फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है? A। इसका इतना सा मतलब है कि F1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दैट एंगल। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो क्या हो जाएगा? F1 इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं K साइन A। अगर मैं इसी चीज को लिख दूं तो F1 अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू K। बिल्कुल सर। तो क्या अगर मैं F2 फोर्स की बात करूं तो आप सोच सकते हो F2 के अपोजिट में कौन सा एंगल है? B। तो आई कैन से F2 अपॉन साइन B इज ऑल्सो इक्वल टू K। तो इससे इतना सा मतलब समझ में आया कि अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं, बिकॉज दोनों के दोनों K के बराबर है, तो F1 अपॉन साइन A F2 अपॉन साइन B इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए अपन ने क्या लिखा? F1 अपॉन साइन A इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन B, एंड सिमिलरली फॉर F3, F3 के अपोजिट में C, F3 अपॉन साइन C। अब एक और चीज होती है कि अगर फोर्सेस इस फॉर्म में ना हो तो हो सकता है साइक्लिक वेक्टर के फॉर्म में हो। आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, साइक्लिक वेक्टर का नेट आंसर क्या आता है? जीरो। इसका मतलब ये सारी फोर्सेस साइक्लिक फॉर्म में है, तो इनका भी नेट आंसर तो जीरो आएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो ध्यान से देखना, F1 के सामने क्या? अल्फा। आपके मन में एक डाउट आ सकता है, सर वेक्टर्स के एंगल तो एंगल वो लेते हैं जो दोनों के टेल्स के बीच में हो या दोनों के हेड के बीच में हो। इसका मतलब इफेक्टिव एंगल तो 180 माइनस अल्फा होना चाहिए। तो बेटा मैं इतनी सी बात कहूंगा कि साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा ही होता है। इसका ये मतलब हो गया कि अपन यहां पर याद कर ऐसा सकते हैं, F1 अपॉन साइन अल्फा उसके सामने वाला, F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। तो एक बात ध्यान रखनी है, कैसा? या तो साइक्लिक हो तो इसका नेट फोर्स जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब तीन फोर्सेस भी होने चाहिए। तो उस कंडीशन आप क्या यूज कर सकते हो? लामी। और लामी को कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, वो अपन आपके आगे देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, सर ने आपको एक बहुत अच्छा मेथड, एक बहुत अच्छा रूल सिखाया। बस सर ने जैसे आपको बाउंडेशंस बताई, उनका ध्यान रखिएगा कि वहां पर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, वो भी तीन फोर्सेस की प्रेजेंस में। बिल्कुल सर। अब स्टूडेंट्स हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड एज शोन, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, W यानी कि उसकी वैल्यू हमें गिवन है, विद द हेल्प ऑफ 3 स्ट्रिंग्स, देन फाइंड द टेंशन इन ईच ऑफ द 3 स्ट्रिंग्स।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम लोग इन स्ट्रिंग्स में हम लोग फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दें तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने टेंशन फोर्स पढ़ते टाइम सीखा था कि डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं तो उसमें टेंशन की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे टेंशन फोर्स मार्क करें तो लेट अस कंसीडर ये टेंशन हमने मार्क कर दिया T1, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं T2 और इसको हम लोग मार्क कर देते हैं T3। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हमें इक्विलिब्रियम टॉपिक दिया गया है तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। इक्विलिब्रियम है तो वहां पर जितने भी पॉसिबल फोर्सेस हैं सबसे पहले उनको रिप्रेजेंट कीजिए। हम स्टेप वाइज बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों स्ट्रिंग्स 3 थी तो 3 टेंशन फोर्स हमने रिप्रेजेंट किए। एक फोर्स और है जो मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 100 जो कि mg यानी कि वेट के बराबर है। इसको हम लोग लिख देते हैं 100 न्यूटन। बिल्कुल सर। तो स्टेप नंबर 1 कहती है जितने पॉसिबल फोर्सेस हैं हमें उन्हें सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेना चाहिए जैसा हमने किया। स्टेप 2 कहती है कि अगर कोई फोर्स आप ऐसा देख रहे हैं जो किसी एंगल पर है तो हमें उसके कंपोनेंट्स कर लेने चाहिए। तो बच्चों देखिए वाकई अगर हम लोग T2 की बात करें तो ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर काम कर रहा है और अगर ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर है तो हमें सबसे पहले T2 को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना चाहिए। तो देखिए जब हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे तो ऑब्जर्व कीजिए ये एंगल 60 है तो अल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा 60। और अगर हम लोग यहां पर इसके कंपोनेंट्स कर दें तो देखिए यहां पर ये वाला कंपोनेंट आएगा T2 cos 60 और ये वाला आएगा T2 sin 60। बिल्कुल। अब बच्चों देखिए जब हम लोगों ने कंपोनेंट्स कर लिए तो हमें अब ये पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं। तो अब है हमारी फाइनल स्टेप 3 जिससे हम लोग अब क्वेश्चन का आंसर्स निकालने वाले हैं। हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम बताया जा रहा है मतलब नेट फोर्स 0 है। तो x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं आप सबको विद साइन ऐड करके 0 कर दीजिए और y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं सबको विद साइन ऐड करके 0 कर दीजिए। तो अपने आप हमें रिक्वायर्ड आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले x डायरेक्शन की बात करें तो देखिए x डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं x डायरेक्शन, देखिए x डायरेक्शन में बैकवर्ड है T1 और ये बैलेंस हो रहा है किससे, T2 sin 60 से। तो यहां मैंने लिख दिया T1 इज इक्वल टू T2 sin 60 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो T1 की वैल्यू हो गई T2 इंटू √3/2। तो ये हमारे पास एक वैल्यू मिल गई √3/2। ये हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ T2। बिल्कुल। और इसी तरह से अगर हम लोग y डायरेक्शन को फोर्सेस को बैलेंस करें तो देखिए y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है T2 cos 60। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया अपवर्ड फोर्स T2 cos 60। बच्चों ध्यान से देखिए ये नीचे किस किस को बैलेंस कर रहा है, 100 न्यूटन। बिल्कुल एक 100 न्यूटन और ऊपर एक T3 भी लग रहा है। बट अगर हम लोग नोटिस करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट देखें कि W पे जो T3 है वो किसको बैलेंस कर रहा है, 100 को। बिल्कुल। तो अगर अपन चाहे तो इन शॉर्ट ऐसा देख सकते हैं कि देखिए बच्चों मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं कि T3 जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, 100 को। एक पर्टिकुलर ये वैल्यू आ गई है। और देखिए बच्चों हम लोग बात कर चुके थे कि जब भी हम कंसिडरेशन पॉइंट कोई लेते हैं तो उस पे टेंशन फोर्स हमेशा अवे मार्क करते हैं। तो ये भी क्या होगा T3 और ये T3 किसको बैलेंस कर रहा होगा, T2 cos 60 को। तो यहां मैंने लिख दिया T3 और T3 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 100। तो देखिए T2 इंटू cos 60 की वैल्यू हाफ और ये कितना है 100। तो T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 200 न्यूटन। तो ये तो हमें मिल गया T2 की वैल्यू। और अगर हमें T1 चाहिए तो T2 की वैल्यू यहां रख देनी चाहिए। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों अगर मैं इसको यहां प्लेस कर दूं तो T1 आ जाएगा, T2 की वैल्यू यहां प्लेस करें तो 200 √3/2। तो T1 की वैल्यू आ गई 100 √3 न्यूटन। ये थे हमारे इस क्वेश्चन के डिजायर्ड आंसर। बट सर जैसा कि आपको सर ने बताया लामीज थ्योरम, तो हम लोग उस लामीज थ्योरम से भी सर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तो आप नोटिस करना कि इसी क्वेश्चन को इस मेथड के साथ साथ और किस तरह से जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल बच्चों ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे ध्यान देना। क्या ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है और इस पर 3 फोर्सेस लग रही है। जैसा सर ने बोला जिस पॉइंट को कंसीडर करना है उसके अवे अपने को टेंशन लगानी होती है अलोंग द स्ट्रिंग। तो मैं वही कंसीडर कर रहा हूं। ये पॉइंट यहां मैंने बना लिया। तो क्या इस जगह हो गया T2, इधर हो गया T1 और नीचे जो सर ने बोला था T3। और T3 की वैल्यू किसके बराबर है, 100 न्यूटन के बराबर, mg के बराबर। तो मैंने राइटली क्या लिख दिया 100। अगर मैं बात करूं तो T3 के सामने जो एंगल है पहले मेरे को इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो ये एंगल कितना होगा वो ध्यान से देखते हैं। क्या सर ने ये एंगल 60 लिख के रखा है वर्टिकल से, रिमेनिंग एंगल क्या बचा 90। तो ये हो गया 90 + 60 मतलब 150।
और आप चाहें तो इसको 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, ये 90 प्लस 60। सिमिलरली T1 और T3, क्या T1 हॉरिजॉन्टल है, T3 वर्टिकल है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया 90। एंड T2 एंड T3 के बीच में, तो क्या T2 ये वाला है और T3 ये है, कैसे एंगल निकालेंगे, क्या ये 60 है तो ये वाला इतना सा एंगल कितना होगा 30 और रिमेनिंग एंगल कितना हो गया 90, तो आई कैन से दिस इज 90 प्लस 30। अब बात आती है लामीज थ्योरम को यूज करने की, तो कैसे यूज करेंगे, T3 की वैल्यू कितनी 100, तो आई कैन से 100 अपॉन उसके अपोजिट एंगल 90 प्लस 60, तो साइन 90 प्लस 60 विच इज इक्वल टू T1। अगर मैं T1 लेता हूं तो T1 के सामने कौन है 90 प्लस 30, तो T1 अपॉन साइन 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू T2 के सामने कौन है 90, तो आई कैन से T2 अपॉन साइन 90। अब देखो सबसे इजीएस्ट वैल्यू क्या है साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे एरो करके लिख रहा हूं 1। अब ध्यान देना, क्या T2 निकालना बहुत आसान है, तीनों एक दूसरे को इक्वल है, तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं इस T2 को और इस पहली टर्म को, तो 100 अपॉन साइन 90 प्लस 60, व्हाट इज साइन 90 प्लस 60 cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो आई कैन से 100 अपॉन हाफ, क्या वो हाफ का 2 पर आ जाएगा, बिल्कुल, दैट इज इक्वल टू 200, और ये 200 किसके बराबर हो गया, इस T1 अपॉन cos 30 के भी बराबर हो गया और T2 के भी बराबर हो गया, क्योंकि यहां पर साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो क्या यहां से तुम्हें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि T2 के लिए 200 तो पक्का हो गई, जैसे सर ने निकाला था T2 इक्वल टू 200 न्यूटन, और रही बात T1 की, तो इस cos 30 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो आई कैन से T1 इज इक्वल टू 200 cos 30 which is equal to √3/2, करेक्ट, 100 √3 डायरेक्टली लिख सकते हैं बिकॉज cos 30 √3/2 होता है, और 200 से कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 100 √3 न्यूटन, तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्या ध्यान रखना है, फोर्सेस के अपोजिट वाले एंगल लेने हैं और नीचे साइन के साथ उसको लिखना है, तो आपका आंसर बहुत इजीली आएगा। आइए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज 2 persons hold a rope of negligible weight tightly at its end so that it is horizontal। इमेजिन कीजिए कि 2 पर्सन है, एक स्ट्रिंग को हम लोगों ने होल्ड किया हुआ है, मैं एक पर्सन हूं, मैंने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींच रखा है और सर ने इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में खींच रखा है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जस्ट लाइक दिस, ऑब्जर्व कीजिए ऐसे, और 2 पर्सन ने इनको अपनी अपनी तरफ पुल कर रखा है, जिसकी वजह से स्ट्रिंग कैसी है बिल्कुल स्ट्रेट। अब बोला गया अ 15 kg weight is attached to the rope at the midpoint which is now no longer remains horizontal। स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग यहां पर एक वेट सस्पेंड कर दें और उसका मास हो 15 kg, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ही हम लोग यहां पे ब्लॉक सस्पेंड करेंगे, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि स्ट्रिंग अब हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, वो कुछ इस पर्टिकुलर वे में टिल्ट हो जाएगी या पर्टिकुलर वे में इस तरह से झुक जाएगी, और क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 kg का ब्लॉक हमने इसके साथ सस्पेंड किया है। स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहां पर ऑब्जर्वेशन करें तो स्ट्रिंग पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है, तो इन एंगल को अगर हम लोग मार्क करें तो ये मार्क कर देते हैं एज थीटा, और ये भी मार्क कर देते हैं एज थीटा, क्योंकि हम लोगों ने उसको मिड पॉइंट पर सस्पेंड किया है। बिल्कुल। आगे लिखा हुआ है फाइंड द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द टॉप। मतलब अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों पर्संस को अब वापस से इसको कितना खींच के टेंशन प्रोड्यूस करना चाहिए सो दैट ये ब्लॉक वापस से ऊपर आ जाए और स्ट्रिंग कैसी हो जाए स्ट्रेट। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं ऐसा कैसे होगा। तो अगर हम लोग यहां पर जैसा हम लोगों ने सीखा था, सबसे पहले फोर्सेस मार्क करें, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर mg फोर्स कितना होगा 115 न्यूटन। अगर हम लोग यहां पे टेंशन मार्क कर दें, अगर ये T1 है और इसको हम लोग मार्क कर दें T2, तो देखिए T1 और T2 इक्वल ही आएगा, बट इसको हम लोग पूरे प्रोसेस से सॉल्व करें तो देखिए बच्चों अगर इसके कंपोनेंट्स कर दें तो हमने क्या सीखा था, सबसे पहले सभी फोर्सेस मार्क करें। दूसरा हम लोगों ने सीखा था जो भी किसी एंगल पर है उसके क्या कर लेने चाहिए, कंपोनेंट्स। तो देखिए ये थीटा है तो ये भी होगा थीटा और ये भी क्या हो जाएगा थीटा। कंपोनेंट्स कीजिए तो ये हो जाएगा T1 cos थीटा और ये होगा T2 cos थीटा। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट्स अगर हम लोग दोनों फोर्सेस के करें तो एक होगा T1 sin थीटा और दूसरा होगा T2 sin थीटा। बिल्कुल।
अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, हमें क्या करना है, नेट फोर्स 0 है, बैलेंस रखना है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहीं पर इसको कैलकुलेट करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आगे लग रहा है उसने बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर रखा है। तो देखिए अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें तो cos थीटा से ये cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और क्या नोटिस करें, T1 की वैल्यू किसके बराबर है, T2 के बराबर। तो देखिए अगर हम लोग अब y डायरेक्शन को नोटिस करें, y डायरेक्शन को नोटिस करें तो देखिए y डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में T1 sin थीटा और T2 sin थीटा। तो मैंने यहां पे लिख दिया T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा। अब डाउनवर्ड ये किसको बैलेंस कर रहे हैं, 150 को। बच्चों इस स्टेप के बाद मैं एक चेंज करने जा रहा हूं, उसको आपको ध्यान से नोटिस करना है कि मैंने क्या चेंज किया है। यहां पे मैंने लिख दिया T1 sin थीटा और यहां भी मैंने लिख दिया T1 sin थीटा इज इक्वल टू mg। बच्चों आपने नोटिस किया कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं, ऑब्वियसली यस, कि मैंने T2 को यहां T1 के बराबर लिख दिया, क्योंकि हम इस पॉइंट पर इसको प्रूफ कर चुके थे कि T1 इज इक्वल टू T2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2T1 sin थीटा इज इक्वल टू 150 और T1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो यह हो जाएगा 75 अपॉन sin थीटा। बच्चों नोटिस कीजिए ये हमारे पास टेंशन का एक्सप्रेशन आया है। अब क्वेश्चन में लास्ट लाइन क्या लिखी है, फाइंड द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द टॉप। इसका मतलब है कि हमें इतना टेंशन जनरेट करना है कि ये जो स्ट्रिंग है जो टिल्टेड हो गई है, किसी एंगल पर इंक्लाइन हो गई है, वो वापस से सीधी हो जाए। तो इमेजिन कीजिए कि अगर ये स्ट्रिंग वापस से सीधा होना चाहती है तो जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर मैं स्ट्रिंग को स्ट्रेट करना चाहता हूं तो थीटा की वैल्यू मुझे क्या रखनी होगी, 0। और आप सभी जानते हैं कि थीटा अगर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0। तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन 0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब हमें इसके अंदर इनफाइनाइटली लार्ज टेंशन जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाके ये स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रेट। तो ध्यान रखना बच्चों कि यहां पर एक आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट किया जो भी इस कंडीशन में हमसे पूछा गया। सर बच्चों एक डाउट आता है जी, व्हाट इज मीन बाय इनफाइनाइट टेंशन। बिल्कुल बच्चों देखिए एक क्वेश्चन जैसा कि सर ने आप लोगों के लिए पूछा कि टेंशन की वैल्यू इनफाइनाइट आने का मतलब क्या है। तो बच्चों देखिए इन्फिनिटी जो है मतलब कि एक वेरी वेरी लार्ज वैल्यू जिसे हम नहीं जानते, और इनफाइनाइटली लार्ज टेंशन का मतलब है कि ये स्ट्रिंग कभी सीधी नहीं हो सकती। अगर ये स्ट्रिंग सीधी हो गई तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम नहीं करेगा। तो वो एक कंडीशन है, देखिए ऑब्जर्व कीजिए कि अगर स्ट्रिंग स्ट्रेट हो गई तो क्या होगा। मानकर चलिए कि स्ट्रिंग इस तरह से स्ट्रेट हो गई और ये ब्लॉक अभी भी यहां पे सस्पेंडेड है 15 kg का। बच्चों अगर स्ट्रिंग स्ट्रेट हो गई तो इमेजिन कीजिए स्ट्रिंग स्ट्रेट होने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं और वर्टिकल फोर्स जो है नीचे की तरफ 150 वो अभी भी लग रहा है और उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक रेस्ट पे तो है पर नेट फोर्स 0 नहीं है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कोई फोर्स आया ही नहीं। तो इसका मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे भी है और नेट फोर्स 0 नहीं है। तो डेली लाइफ में भी आप इसको चेक कीजिएगा कि हम रस्सी को कितना ही खींच दें, ब्लॉक जहां भी सस्पेंडेड होगा भले ही बहुत छोटा सा हो पर इस तरह सा कर्व तो आएगा ही, सो दैट यहां पे टेंशन इस तरह से किसी एंगल पर आ जाए और इस टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट इस mg को बैलेंस करे और उसके बाद ये ब्लॉक वहां पे रेस्ट पे लटका रहे। तो इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब यहां पर हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये रस्सी अब सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, उम्मीद है बच्चों को पूरी बात अच्छी तरह समझ में आई होगी सर। बिल्कुल। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द टेंशन T1, T2, T3 इन द मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। अब अपने को बोला गया है कि यहाँ पर T1, T2, T3 निकालना है, तो क्यों ना अपन फटाफट से लामीज थ्योरम यूज कर लेते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये एक जंक्शन है और इस पॉइंट पर अंडर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स कैसा होगा, 0। तो T2 का डायरेक्शन अबाउट दिस पॉइंट कैसा होगा, अवे। इस पॉइंट पे T1 का और यहाँ पर क्या होगा, T3 का। मैं एंगल्स भी यही मार्क कर देता हूं, ये 30 और ये 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90, बिकॉज ट्राइंगल में टोटल सम 180 होता है। अब रही बात T2 के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको कैसे मार्क करेंगे ध्यान से देखना। क्या ये 30 है तो ऑल्टरनेट एंगल के कारण ये भी कितना हो जाएगा, 30। ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन आपको जो दिख रही है वो वर्टिकल से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब T2 के सामने टोटल एंगल कितना हो गया, 90 प्लस 30 दैट इज 120। सिमिलरली यहां पर भी मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी, ये 60
तो ये वाला भी कितना हो गया 60 ऑल्टरनेट एंगल। इस हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल सा एंगल 90, तो ये T1 के सामने वाला एंगल हो गया 90 प्लस 60 दैट इज 150। अब अगेन बिकॉज ऑफ लामीज थ्योरम अपन लिख सकते हैं T1 अपॉन उसके सामने वाला एंगल साइन 90 प्लस 60, ऐसा गाइस लिख देते हैं 90 प्लस 60 इक्वल टू T2 के सामने वाला एंगल दैट इज 90 प्लस 30, T2 अपॉन साइन 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू T3, और T3 के सामने कौन है 90, तो आई कैन से T3 अपॉन साइन 90। अब वापस सर वाली बात ही रिपीट कर रहा हूं, क्या T3 वाला फोर्स यहां लग रहा है, इस ब्लॉक पे क्या हो रहा होगा उसकी बात करते हैं। क्या ब्लॉक पे जो स्ट्रिंग अटैच्ड है वही T3 वाली ही है, तो इस पॉइंट पे T3 कहां होगा अपवर्ड, जो बैलेंस कर रहा होगा इस ब्लॉक के mg को विच इज इक्वल टू 50, तो अंडर इक्विलिब्रियम दिस T3 इज इक्वल टू 50, तो आई कैन से T3 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब यहां पर मैं इस वैल्यूज को पुट करके T1 और T2 निकाल लेते हैं, तो यहां बन जाएगा T1 अपॉन साइन 90 प्लस 60 cos 60, दिस इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस 30 cos 30, विच इज इक्वल टू T3 की वैल्यू 50 और साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो 50 अपॉन 1। अब एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, पहले T1 की बात करते हैं, तो T1 कितना हो जाएगा, इस cos 60 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 50 cos 60, cos 60 is half which is equals to 25 न्यूटन। सिमिलरली अब cos 30 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बिल्कुल मत देखो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो T2 को देखेंगे तो cos 30 इधर आ जाएगा, तो T2 is equal to 50 cos 30, cos 30 is √3/2, तो यहां पर आंसर आएगा 25 √3 न्यूटन। और आपसे पूछा गया था T1 T2 T3 की वैल्यू क्या होगी, तो T3 तो यहां निकाल चुके हैं और T1 T2 ये रहा। तो बच्चों आपने देखा विद द हेल्प ऑफ लामीज थ्योरम हम लोग सही तरह से एंगल कैलकुलेट करें और उसके बाद वैल्यू प्लेस करके आंसर्स बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं।